तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है और यह खबर यह है कि 2 अप्रैल यानी रामनवमी को राम मंदिर का शिलान्यास हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने मेरे साथ न्यूज नेशन के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जानकारी दी है। उनका कहना है 2 अप्रैल को रामनवमी भी है और रामनवमी से मंदिर निर्माण की शुरुआत हो सकती है। शिलान्यास से पहले जमीन का सर्वे होगा, मुआयना होगा। इसका निर्माण L&T करेगी, लार्सन एंड टुब्रो, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो प्रीति भाई सोमपुरा होंगे, जिन्होंने इससे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया है, जो अक्षरधाम का मंदिर है वो बनाया है, अंबाजी का मंदिर बनाया है। राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद के उसी प्रस्तावित मॉडल पर बनेगा जिसकी स्वीकृति देवराहा बाबा ने 1990 में प्रयागराज के कुंभ में दी थी। तो रामनवमी से हो सकती है मंदिर निर्माण की शुरुआत, ये बड़ा दावा किया है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने, जो पहले ही दिन से लगातार कानूनी और व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन से जुड़े रहे। पहली औपचारिक बैठक कब होगी ये तो ट्रस्ट के लोग मिलकर तय करेंगे, लेकिन हमने कोई तय नहीं किया है, परंतु ये संभावित है कि 2 अप्रैल हो सकता है। 2 अप्रैल हो सकता है। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूंगा। आपने 2 अप्रैल या फिर जो भी शिलान्यास का कार्यक्रम है उसकी मोटी मोटी रूपरेखा तैयार कर ली होगी, पूरी दुनिया की नजर इस शिलान्यास पर होगी। क्या रूपरेखा तैयार की आप लोगों ने? क्योंकि आप तो जो काम होने वाला होता है उसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू कर देते हैं। अरे भाई, 30 वर्ष का रुका हुआ काम है, पूजा पाठ तो करेंगे। और फिर अपना लेवलिंग करेंगे और लेवलिंग करने के बाद गर्भगृह का निर्माण पहले करेंगे। तो सबसे पहले गर्भगृह का निर्माण होता है, यानी जहां पे रामलला विराजेंगे। ये परंपरा है किसी भी मंदिर को बनाने की। इस वक्त सीधे चलते हैं अयोध्या से 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल अंसारी जी, जो कि पक्षकार थे और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले उन्होंने न्यूज नेशन से दावा किया था कि वो किसी भी प्रकार से अब नई पिटीशन नहीं करना चाहते। कई और बहस है मेरे साथ, दिल्ली को लेकर भी बहस है, उसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ मेरे साथ सत्येंद्र दास जी जुड़े हुए हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी हैं। सत्येंद्र दास जी, आज 30 साल बाद टेंट से एक तरह से आजादी मिल गई है, जमीन ट्रस्ट के पास आ गई है। सबसे पहला काम आपने क्या किया ट्रस्ट के पास जमीन आने के बाद? और ये जानना चाहूंगा, जब ट्रस्ट के निर्माण की घोषणा हो गई तो आप रामलला की कोई विशेष पूजा अर्चना की होगी, बताएं, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे प्रथम तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस प्रकार से ट्रस्ट का निर्माण घोषित किया। साथ ही साथ हम जो लोग इसके साथ जुड़े हैं सबको धन्यवाद देते हैं। और मैं रामलला से प्रार्थना किया हूँ कि जिस प्रकार से ये इसके साथ जितने भी ट्रस्ट में जुड़े सबको यह सद्बुद्धि और आत्मबल मिले, जिससे कि आपका मंदिर भव्य दिव्य रूप ले। तो रामलला की ही कृपा है जो आज इस रूप में उपस्थित है, और निश्चित है कि अब सत्येंद्र दास जी का संपर्क हमारे साथ सैटेलाइट से जुड़े हुए थे, कट गया है। मैं सीधे चलता हूं इकबाल अंसारी जी के पास। इकबाल अंसारी जी, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का ट्रस्ट है उसके पास इस बात की जानकारी पहुंच गई है कि मस्जिद की जमीन कहां पर दी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अब अयोध्या वासियों को मस्जिद को बनाने का क्या प्लान है और क्या आप उस ट्रस्ट के अंदर शामिल रहेंगे? क्या आपकी इससे जुड़ी सुन्नी वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट के लोगों से किसी तरह की बातचीत हुई है इकबाल अंसारी जी? देखिए, अभी हमारे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जो है कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी साहब ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है कई दिनों से कि कोई आदमी कोई से संपर्क ना कर सके, इसलिए हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। पूरी दुनिया जानती है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ज़मीन सौंपी गई है। हम लोग तो पक्षकार रहे, हमारा जो है जो भी रोल रहा वो जो है 9 नवंबर तक रहा। 9 नवंबर को कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने कोर्ट का सम्मान किया, कानून का सम्मान किया। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोर्ट के हिसाब से काम होना चाहिए। इसीलिए जो है पूरे हिंदुस्तान के जो है मुसलमानों की निगाहें टिकी हुई है कि कोर्ट ने जो कुछ कहा है कोर्ट वो अपना काम करेगा। हम उस पर सहमत रहे, आज भी हैं।
आपने बिल्कुल ठीक कहा था, लेकिन कई पक्षों ने क्यूरेटिव पिटीशन डाली। आपने हमेशा कहा कि आप नहीं डालेंगे, उन्होंने डाली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट की। क्या आपको लगता है कि इस तरह की क्यूरेटिव पिटीशन डाली जानी चाहिए थी? देखिए, अब ये है कि कमेटी में तो जो है कई लोग रहे, सबका अलग अलग अपना जो है अपना काम रहा जो है, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान का एक कानून था। लोगों को जो है संतोष नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने कमेटी जो है इसको डाला, जो है पिटीशन डाला, वो खारिज हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। शुक्रिया इकबाल जी, आपने हमेशा पॉजिटिव ढंग से अपना पक्ष भले से रखा हो, इतने 50 सालों के अंदर आपके पिताजी ने रखा हो, लेकिन आप हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे इस मसले पर बढ़ते रहे। मैं सीधे चलूंगा एक बार फिर से सत्येंद्र दास जी के पास। सत्येंद्र दास जी, विमलेंद्र मोहन आज आए थे, फैजाबाद के कमिश्नर आए थे, ट्रस्ट को जमीन का हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब कल से क्या होने वाला है उस जगह पर जो केंद्र द्वारा अधिग्रहित थी और अब ट्रस्ट के कब्जे में? जी बिल्कुल, अब उसका सर्वे होगा, कहाँ किस जगह पर मंदिर का हो और किस जगह से कहाँ से कितने जो मॉडल बना है उसके अनुसार हो। तो अब सर्वे हो करके, और उसका बहुत जगह ऐसी है जो नीचे के ऊपर है, उसको समतलीकरण भी करना पड़ेगा। और इसलिए जब तक पूर्णतया समतलीकरण नहीं हो जाता तब तक मंदिर बनने के लिए कोई विशेष महत्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई और देखना पड़ेगा कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा हो। तो उसका सर्वे होगा। सर्वे होने के बाद में, जैसा कि हमारे विमलेंद्र मोहन जी और रिसीवर साहब गए वहाँ, ये मंडलायुक्त, उन्होंने देखा है। तो अब इसके बाद में आगे क्या परामर्श करके और क्या कार्यक्रम शुरू करते हैं, वो राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी कार्य होगा उसका हम सहयोग करते रहेंगे, और साथ साथ जो आवश्यकता पड़ेगी उसको हम सहायता करेंगे। और रामलला की जहाँ जैसी जगह है, जहाँ पर रामलला भी विराजमान है, उसको किस रूप से निर्माण किया जाए, रामलला को रहते हुए या उनको अलग करना पड़ेगा, इसका सारी परामर्श होने के बाद भी तय हो पाएगा। ठीक है, कई आलोचकों ने बार बार ये कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े साधु संत हैं, इन्होंने रामलला को जो है टाट के अंदर बिठा दिया। वो तो राजा हैं, उनको टाट के अंदर बिठा दिया। अब सबसे पहले जब आपके पास भूमि आ चुकी है, टाट से हटाने के लिए आप क्या करेंगे? भव्य मंदिर का शिलान्यास जो होगा वो होगा, क्या पहले टाट से हटाने का कोई योजना है आपके पास? जी, मैंने पहले मांग किया था कि कम से कम अस्थायी मंदिर एक छोटा सा बना दिया जाए, जितने में अभी त्रिपाल बना हुआ है, और उसमें मंदिर में रामलला को स्थापित कर दिया जाए। कम से कम ये हो जाए कि हम रामलला त्रिपाल से हट गए हैं और मंदिर में विराजमान हो गए हैं। इसकी मांग हम बहुत पहले कर चुके हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा है कि उसका जो सिंहासन होगा जहाँ रामलला विराजमान होंगे, उसका हम सोने का बनाएंगे। इसका प्रस्ताव भी आया है। तो ये छोटा सा मंदिर बन करके, और जहाँ दर्शनार्थी आकर के दर्शन करें, तब उसके बाद में आगे का काम कार्य होना चाहिए। क्योंकि रामलला त्रिपाल से हट जाएगी, इस प्रकार से मंदिर बनने में बहुत समय लगेगा, और फिर भी त्रिपाल में रहते हैं तो ये हमारे राम भक्तों को बहुत कष्ट है, दर्द है। इसलिए एक छोटा मंदिर बनना चाहिए जिस पर रामलला तत्काल अस्थायी रूप से विराजमान हो, और जब भव्य मंदिर बन जाएगा तो उसमें उनको स्थापित कर दिया जाएगा। महाराज जी, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, किसने सोने का सिंहासन आप कह रहे हैं अस्थायी मंदिर में देने का प्रस्ताव हुआ है, ये प्रस्ताव किस व्यक्ति विशेष या संगठन की तरफ से आया है? क्योंकि इससे पहले भी आपने मुझसे इसके बारे में एक बार बात की थी। देखिए, हमसे कुणाल साहब ने कहा है, देखिए कुणाल साहब हमसे कहे हैं कि यदि हमको मिलेगा तो हम सोने का वहां पर सिंहासन बनाएंगे। यह कुणाल साहब की बात है, और कुणाल साहब से हमसे परामर्श हुआ था। उसके बाद मुक्तेश्वरानंद जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हमको यदि मिलता है तो हम रामलला के सोने का सिंहासन बना देंगे। तो ये दो लोगों का प्रस्ताव आया है, जो मैं आपके सामने आपके चरण से माध्यम कह रहा हूँ। अब इन दोनों के माध्यम से जब भी यदि इनको यह निश्चित हो जाए कि हाँ इनकी स्वीकृति मिल रही है और ये सोने का सिंहासन बना करके प्रदान करें, तो निश्चित है लोगों बना करके रामलला के लिए एक सोने का सिंहासन बनाएंगे जिस पर रामलला विराजमान किया जा सके।
ठीक है, कल सुबह अभी भी सांस ले रहे होंगे, लेकिन कल का जब सूरज उगेगा सत्येंद्र दास जी, तो रामलला जो हैं वो खुली हवा में सांस ले पाएंगे, अपने मंदिर केंद्र द्वारा अधिग्रहित जमीन पर नहीं होंगे। तो क्या विशेष तैयारी है आपकी पूजा को लेकर? देखिए, हमारी पूजा तो ये अब इस प्रकार से कल्पना के रूप में है कि भगवान राम अब हमारे वह समय दूर नहीं है जब आप भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। अभी तो उसको समय लगेगा, लेकिन इस प्रकार से यह आश्वासन और इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अब उस मंदिर की कल्पना करें जहां आपको विराजमान होना है। और अभी जब तक वह मंदिर नहीं बन जाता सोने का सिंहासन या अस्थायी रूप से, तब तक तो रामलला अभी वही त्रिपाल में ही रहेंगे। लेकिन त्रिपाल से उठने के अति आवश्यकता है, क्योंकि 3 महीना बीत चुका है और उसके बाद भी त्रिपाल में रहना उचित नहीं है। इसलिए जैसा कि हमारे आचार्य किशोर कुमार जी ने कहा है और मुक्तेश्वरानंद जी कहा कि हम उसका बनाएंगे सिंहासन, तो उनको सिंहासन बनाने के लिए दिया जाए और वो सिंहासन बना करके दे दे जहां पर रामलला को विराजमान किया जाए, जिससे खुले यानी खुले जगह में वह अपना वो जो है पूजा अर्चना कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महंत सत्येंद्र दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अंसारी जी। एक बार फिर आऊंगा अयोध्या, आपसे मुलाकात करूंगा। आपने हमसे बातचीत की, नई नई जानकारियां दी। एक और नई बात सामने आई है, वो ये है कि सत्येंद्र दास जी की, जो कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी है, उनका मानना है कि मंदिर जब बनना शुरू हो तब हो, उसकी जो भी प्रक्रिया हो, लेकिन उससे पहले कम से कम रामलला को टेंट से निकालकर एक स्थायी मंदिर के अंदर, भले से वो एक मेकशिफ्ट टेम्पल हो, वो एक टेम्परेरी मंदिर हो, लेकिन उसके अंदर रखे जाना चाहिए, क्योंकि रामलला को टाट में रखना ठीक नहीं है। हम इस विषय को यहीं विराम देंगे, लेकिन 10 बजे आप देखना न भूलिए चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के वो व्यक्ति जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे, जिन्होंने मिनट मिनट पर इस आंदोलन को मॉनिटर किया, सरकार के साथ और वकीलों के साथ संवाद बनाए रखा, उन्हीं के साथ मेरी बातचीत देखिए रात 10 बजे। लेकिन इस वक्त बात चल रही है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में दंगल चल रहा है, चुनावी दंगल है, कई मुद्दे आ रहे हैं, शाहीन बाग भी एक मुद्दा है, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। कल एक तस्वीर सामने आई थी कपिल गुर्जर नाम के एक व्यक्ति को, जिसने शाहीन बाग के अंदर फायरिंग की थी, पुलिस ने उसको आपका कार्यकर्ता बताया। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है, लेकिन उससे पहले मेरे साथ आम आदमी पार्टी से गजेंद्र भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। और गजेंद्र जी, हमने आपको वादे के अनुसार राम मंदिर की डिबेट में बिल्कुल शामिल नहीं किया, क्योंकि आप शामिल नहीं होना चाहते थे। घनेंद्र भारद्वाज, मेरे पास गलत नाम है, नरेंद्र भारद्वाज, माफ कीजिएगा, घनेंद्र ही बोला मैंने, हाँ। घनेंद्र ही भारद्वाज जी। घनेंद्र जी, आप जुड़ गए हैं हमसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारद्वाज जी बोल दूंगा मैं आपको। मेरे साथ इसके अलावा हरीश खुराना जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, तहसीन पूनावाला जो कि कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कई सारी पिटीशन लगाते रहते हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। अवधेश कुमार जी हैं वरिष्ठ वकील, विवेक अवस्थी जी हैं वरिष्ठ वकील, दिल्ली की राजनीति पर खास नजर रखते हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं हिंदू धर्मगुरु, और मेरे सदाबहार मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब, जो कि एक प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। देखिए कितना प्रेम करता हूं मौलाना साहब, देखिए कितना प्रेम है मेरा आपसे, नेशनल टेलीविजन पे बोल रहा हूं। चलिए ऐसे सलाम हम देश को करें, बहुत अच्छा रहेगा, आप भी करें, मैं भी करूं, और हम सब करते रहें, देश के 135 करोड़ करें। लेकिन सवाल यह है, शाहीन बाग में पिछले 50 दिनों से ज्यादा वक्त से चले आ रहे आंदोलन, इस आंदोलन को संविधान बचाने के नाम पर चलाया जा रहा है। यहां बाबा साहब की फोटो नजर आती है, संविधान की कॉपी दिखाई जाती है, हाथ में तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रगान होता है, पर सवाल यह है कि क्या वाकई में आंदोलन संविधान बचाने के लिए हो रहा है, या फिर ये एक सियासी कसरत है। इस बहस को शुरू करने से पहले हम आपको ओखला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान का एक वीडियो दिखाते हैं। हम पहले ही ये साफ कर देना चाहते हैं कि न्यूज नेशन वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसे बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है और दावा किया जा रहा है कि शाहीन बाग में जो आंदोलन हो रहा है उसके पीछे भी असल मंशा कुछ ऐसी ही है। सुनते हैं अमानतुल्लाह खान को। तो अल्लाह की है सब कुछ, और अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि इन जालिमों का पतन होगा, ये खत्म होंगे, इनके जो जुल्म किए हैं, इन जुल्म का खात्मा इंशाअल्लाह ओखला से होगा, जामिया से होगा, हम जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। आज शाहीन बाग ने पूरी दुनिया को जगाने का काम किया, इंशाअल्लाह। चलिए भारद्वाज जी जवाब दीजिए, ये जालिम लोग कौन है इस देश में?
देखिए, पहले बात तो मैं इस वीडियो में सवाल उठा रहा हूँ, मैं नहीं उठा रहा, आपने भी उठा रहा, आप भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। संबित पात्रा कौन सी वीडियो डाल रहा है, इसका जवाब संबित पात्रा को देना चाहिए। सर, ये जवाब दूसरी दीजिए बात, ना। दिल्ली में पुलिस किसकी है? दिल्ली में पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। अरे करे ना, अगर कोई वीडियो आई है, कोई ऑडियो आई है, तो उसको कौन चेक करेगा? उसकी अपना जांच कौन कराएगा? फोरेंसिक कौन लेके जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान ने भाषण नहीं दिया है? तो उन लोगों से होना चाहिए पीछे लगा हुआ है दिल्ली की कानून व्यवस्था। चुनाव भारद्वाज जी पीछे लगा हुआ है 5 साल निश्चित तौर पर शाहीन बाग का भी जिक्र आता है, ओखला का भी जिक्र आता है, जामिया का भी जिक्र आता है, और 5 साल केजरीवाल का बैनर तो कोई भी बना लेगा। हरीश खुराना भी लगा लेगा अपने पीछे। अरे सर, मेरे पीछे तो नहीं लगा है, देखिए ना, मेरे पीछे नहीं लगा है। जवाब दीजिए सवाल का जवाब। केजरीवाल का अरे तो हरीश खुराना हो जाएगा क्या? अरे भारद्वाज भाई, जवाब तो दीजिए सवाल का। अल्लाह इंशाअल्लाह मैं जवाब दे रहा हूं ना, नाम लेना कोई मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जवाब दे रहा हूं। ये इन्होंने बार बार कहा, ये जालिम लोग, ये जालिम लोग कौन है? जालिम लोग। ओखला से कौन ओखला पर कौन जालिम? ओखला पर कौन जालिम? जवाब दे रहा हूं। कौन जालिम है? ये जालिम कौन है? अरे दीपक जी, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आज चुनाव से 48 घंटे पहले इस तरीके की ऑडियो वीडियो आपको नजर आएगी। अभी बहुत कुछ आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव पूरी तरह हारने जा रही है। और जब चुनाव हारते हैं तब इनको सारी चीजें नजर आती है। हम कहना चाहते हैं, मैं तो एक पत्रकार हूं भारद्वाज जी, जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग, ओखला, जामिया जुल्म किया है? ये जालिम कौन है? ये जालिम कौन है? चैलेंज है। जालिम कौन है बताइए? अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, आरएसएस है, कौन है? ये जालिम कौन है? मैं कह रहा हूं, अरे दीपक जी मेरा ओपन चैलेंज है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। दिल्ली पुलिस ने जो जांच करानी है वो जांच करा ले, जो फोरेंसिक लैब में भेजना है वो फोरेंसिक लैब की करवा ले, जो भी है, जो करना चाहते दिल्ली पुलिस कर ले। हमारा खुला चैलेंज है, अगर किसी ने भी गलत करा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे। सवाल मेरा सीधा इतना है, फोरेंसिक करे दिल्ली पुलिस मुझे रिपोर्ट नहीं करती है, भारत सरकार मुझे नहीं रिपोर्ट करती है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात मुझसे कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर की बात करो ना। अमानतुल्लाह खान कौन है ये बताइए? आप मुझसे गवर्नेंस की बात करो। अमानतुल्लाह खान कौन है? क्या काम करे? अमानतुल्लाह खान कौन है? पुलिस करेगी ना। अमानतुल्लाह खान कौन है? आम आदमी पार्टी के विधायक है कि नहीं है ये बताइए, हाँ या ना? अमानतुल्लाह खान हमारे विधायक है। अच्छा, उन्होंने कहा, सुनो भारद्वाज जी, अमानतुल्लाह खान हमारे विधायक है। सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल का जवाब दीजिए। भाईचारा जिंदा है तो अमानतुल्लाह खान की वजह से जिंदा है। अमानतुल्लाह खान गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। सुन के बड़ा अच्छा लगा भारद्वाज जी। भारत के लोग जो हैं इस बात को सुन रहे होंगे और आपकी बात सुन के बहुत प्रसन्न। घनेंद्र जी, आप दिल से बोल रहे हैं, टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन भारद्वाज जी अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है। कुछ जालिमों का खात्मा करने के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ने उनको बोल दिया है। ये जालिम कौन है? जालिम कौन है? ओखला में कौन जुल्म ढाग रहा है? शाहीन बाग में कौन जुल्म ढा रहा है? बताइए। दीपक जी, मेरा सर, दीपक जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो, आप मेरे से सरकार पे बात करो, गवर्नेंस पे बात करो। अब सर, आपकी पार्टी का एमएलए एक स्टेटमेंट दे रहा है, क्या आप अपनी पार्टी के एमएलए के लिए रिस्पांसिबल नहीं है? क्या आप अपनी पार्टी के एमएलए के बयान के लिए रिस्पांसिबल नहीं है? जवाब दीजिए भारद्वाज जी, आप क्या अपनी पार्टी के एमएलए के बयान के लिए जिम्मेदार है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या आप अमानतुल्लाह खान के बयान के लिए जिम्मेदार है या नहीं? खान की आवाज नहीं है, मैंने सिरे से खारिज कर दिया कि वो अमानतुल्लाह खान की आवाज नहीं है। मुझे अब ये पीसीआर से कोई कह रहा है कि वो अमानतुल्लाह खान की आवाज नहीं है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली पुलिस एफआईआर करे और फोरेंसिक के लिए भेजे। ठीक है, हरीश खुराना जी जवाब दीजिए, जालिम कौन है? जालिम नहीं बताया थी भारद्वाज जी, पूछता रह गया मैं आपसे। सबसे पहले दीपक भाई, अरे सर मैं कह रहा हूं पुलिसिंग का काम पुलिसिंग से करने दो ना। अरे आपकी पार्टी के विधायक के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? हरीश जी बताइए, जवाब दीजिए। और ये बताइए, आपके मंत्री भी गोली मारे देश की बातें क्यों करते हैं? इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी जवाब दीजिए। जांच क्यों नहीं करवा रहे? दूसरा, न्यूज अभी आम आदमी पार्टी के
यूनिवर्सल थोड़ी अरे मैं कहाँ कोड बनाऊं भैया? मैंने कहाँ बोल दिया मैं कोड हूँ? भारद्वाज जी, भारद्वाज जी, एक मिनट, मैं क्लेरिफाई कर दूं, भारद्वाज जी, मैंने कहीं नहीं कहा मैं जज हूँ, मैंने कहीं नहीं कहा मैं वकील हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे दो। हरीश खुराना जवाब दीजिए, आपके मंत्री क्यों गोली मारने की बात करते हैं? आपके मंत्री क्यों गोली मारने की बात करते हैं? जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो ऑडियो डॉक्टर्ड है, मैं कह रहा हूँ वो ऑडियो डॉक्टर्ड है, मैं कह रहा हूँ वो ऑडियो डॉक्टर्ड है, वो ऑडियो फर्जी है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है हरीश भाई जवाब दीजिए, 30 सेकंड, फिर मैं वापस आऊंगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। हाँ, ये जालिम कौन है आपको क्या लगता है? दीपक भाई, अभी आम आदमी पार्टी के वक्ता कह रहे थे कि हरीश खुराना अगर पीछे आम आदमी पार्टी का बैनर लगा ले तो पार्टी मां समान होती है, उनके लिए क्या जो मर्जी हो, लेकिन मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी मां समान है, इसलिए वो भूल जाए इस जन्म में। तो दूसरी बात, ये डॉक्टर है या नहीं है, इनकी तमन्ना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, जेल के पीछे भी जाने वाले ये लोग, चिंता मत करिए। तीसरी बात, जिन्ना की आजादी के नारे कहां लगे? शाहीन बाग में। मोदी जी की हत्या के नारे कहां लगे? शाहीन बाग में। शाहीन बाग में गोली चलती है और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पाया जाता है, वो उसकी फोटो कल वायरल होती है, कानून व्यवस्था उसकी फोटो कल दिखाई जाती है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली की कानून व्यवस्था ज्वाइन किसके करी पास है। है? अरे सवाल अच्छा, मैं एक मिनट आपने दोनों ने अपने पॉइंट रख दिया। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ।